नमस्कार दोस्तों, एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक आपका स्टार्ट हो चुका है। हम पढ़ रहे थे शिक्षण के उद्देश्य। पिछले लेक्चर के अंदर हमने सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य के बारे में पढ़ा था, उनके अंतर के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। वहाँ से भी कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लक्ष्य और उद्देश्य जो आपने हमने पढ़े थे, विशिष्ट उद्देश्य और सामान्य उद्देश्य के अंदर क्या अंतर होता है, इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है वहाँ पर भी। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें अब चल रही हैं, आगे आगे और भी महत्वपूर्ण चीज़ें आएंगी और हम कोशिश करेंगे कि आपको जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। बिल्कुल भी रटने की आवश्यकता नहीं है, एक एक चीज़ मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये इस तरह होती हैं, और अगर आप इस तरह करेंगे तो आप में समझ विकसित होगी, और समझ विकसित होगी तो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि आपके क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से सोल्व होंगे। जितनी ज़्यादा हो सकती है उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस मैं आपको करवाऊंगा, प्लस ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर करवाने का मैं प्रयत्न करूंगा। और शायद ऐसी क्लासेस यूट्यूब पर ना मिले आपको, क्योंकि टीचिंग मेथड्स पूरे कंप्लीट आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। सेकंड ग्रेड मैथ का कोर्स भी आपको यहाँ पर मिल रहा है, जो हम कोशिश कर रहे हैं उसमें आप सहयोग करते रहिएगा और इस संख्या को आप आगे से आगे बढ़ाते रहिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं लेक्चर को। तो कल हमने पढ़ा था कि बीएस ब्लूम ने लास्ट में हमने पढ़ा था कि तीन जो शैक्षिक उद्देश्य हैं उनके बारे में उन्होंने बात की थी। अनुदेशनात्मक व्यवहार के बारे में तीन पक्ष उन्होंने बताए थे। कौन कौन से? ज्ञानात्मक हमने पढ़ा, भावात्मक और लास्ट में क्रियात्मक। ये तीन उन्होंने आपके अनुदेशनात्मक व्यवहार के तीन पक्ष उन्होंने बताए थे। तो इनमें एक बुक का नाम आता है, देखिए कौन सी बुक है, उनके तहत उन्हें बताया था 1956 के अंदर। ये जो नाम मैं लिख रहा हूँ ये चीजें आपको बस थोड़ी थोड़ी याद रखनी है कि टैक्सोनॉमी, एक मिनट, हाँ, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल हैंडबुक फर्स्ट, ऐसी दो बुकें लिखी गई थी। और ये इसमें लिखी थी, इन्होंने मिलकर लिखी थी। जैसे इनके सहयोगी हैं जो खुद बीएस ब्लूम साहब हैं, लेकिन इनका सबसे बड़ा रोल बीएस ब्लूम साहब का है इस बुक को लिखने में। कौन सी बुक है? टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल हैंडबुक फर्स्ट। इसके अंदर इन्होंने जो आपके व्यवहार हैं उनके तीन पक्ष बताए थे, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ये तीन पक्ष बताए गए थे। अब इनके बारे में हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं, एक एक चीज हम समझने वाले हैं। देखिए ये आपका हो गया ज्ञानात्मक, थोड़ा सा इनको समझेंगे अच्छे से हम। यहाँ हम लिखते हैं भावात्मक, एक एक चीज हम समझने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान देना इन चीजों के बारे में। ये मान लो ये आपका क्रियात्मक। ये तीन पक्ष इन्होंने बताए। ये कौन सा है? संज्ञानात्मक या फिर ज्ञानात्मक, एक ही बात है। संज्ञानात्मक पक्ष एक एक अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। भावात्मक पक्ष, और ये है क्रियात्मक, साइकोमोटर, कॉग्निटिव, और ये आपका अफेक्टिव। ये तीन पक्ष बताए गए हैं। तो सबसे पहले एक एक हम अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में किसमें क्या चीजें आने वाली हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संज्ञानात्मक पक्ष में। सीधा सा है, संज्ञानात्मक पक्ष हमारे मानसिक शक्तियों से संबंध में है। एक बार थोड़ा सा देखते हैं संज्ञानात्मक क्या है। हमारी मानसिक शक्तियों के संबंध में जो भी हम ज्ञान ग्रहण करेंगे, जो भी हम चीजें याद करेंगे, रिकॉल करेंगे, प्रत्यास्मरण करेंगे, वो सारी चीजें संज्ञानात्मक पक्ष के अंदर आने वाली हैं। ठीक है, फिर इसके बारे में अलग से हम एक एक पार्ट में इसके भी भाग आएंगे, इसके भी भाग आएंगे, इसके भी भाग आएंगे। तो अलग अलग हम इनको खोलकर पढ़ेंगे। उनकी व्यवहारिक शब्दावलियां जो एग्जाम के अंदर सीधी सीधी पूछी जाती हैं, उनके बारे में भी हम चर्चाएं करेंगे। फिर दूसरा हम बात करें भावात्मक पक्ष की, अफेक्टिव। भावात्मक, देखिए भाव कहां से प्रकट होंगे? सीधे तौर पर बता दीजिए, हृदय से। यानी भाव का संबंध कहां से होता है? हृदय से होता है। पहला मस्तिष्क से हो गया, फिर हृदय से हो गया। भावात्मक पक्ष इसके अंदर व्यक्ति की रुचि, अभिरुचि, इच्छाएं, संवेग, ये सारी चीजें इसके अंदर आने वाली हैं। क्रियात्मक पक्ष साइकोमोटर, यानी जो आपके धरातल पर जो चीजें आप करेंगे, कोई गतिविधि आप करेंगे, शारीरिक गतिविधि करने वाले हैं, वो सारी चीजें क्रियात्मक पक्ष के अंदर आने वाली हैं। चलना, दौड़ना, खेलना, ये सारी चीजें कहाँ पर आएंगी? ये सारी क्रियात्मक पक्ष के अंदर आने वाली हैं। तो अब एक एक एग्जाम्पल से हम चीजें समझेंगे। संज्ञानात्मक पक्ष, देखिए कौन सी चीजें आएंगी। मान लीजिए कोई एक पिता है, वो अपने पुत्र को मोटरसाइकिल चलाना सिखा रहा है। ठीक है, अब मोटरसाइकिल चलाना सिखा रहा है तो सबसे पहले उसमें क्या प्रक्रिया वो करने वाला है? तो सबसे पहले वो बताएगा कि भाई ये आपकी चाबी है,
ठीक है। इससे आप करोगे, स्विच लगाओगे तो ये आपकी बाइक है, फिर सेल्फ लगाओगे स्टार्ट हो जाएगी। फिर आपको गियर लगाना है तो थोड़ा सा क्लच दबाना पड़ेगा। फिर जो भी बाइक का मॉडल है, जो भी आपका मॉडल है उस हिसाब से आप गियर आगे पीछे लगाओगे। फिर थोड़ा थोड़ा रेस देकर धीरे धीरे छोड़नी है, तो इस प्रकार ये आपकी बाइक चल जाएगी, ठीक है। अब ये एक विद्यार्थी को या अपने बच्चे को ये बता दिया, तो उसके दिमाग में उसने चीज़ें बार बार ये चीज़ें याद की, भाई हाँ मुझे स्विच लगाना है, फिर सेल्फ करना है, फिर उसके बाद गियर लगाने के लिए किल्स थोड़ी दबानी पड़ेगी, फिर मुझे गियर लगाना है जो भी आगे पीछे लग रहा है, फिर थोड़ा थोड़ा रेस देकर मुझे छोड़ देनी है, एक्सीलेटर पर थोड़ा थोड़ा दबाकर उसे छोड़ देना है। तो ये तो उसने चीज़ें अपने मस्तिष्क के अंदर, मानसिक शक्तियाँ उसने स्थापित कर ली हैं अपने दिमाग के अंदर। तो ये सारा जो इतना उसने चीज़ें सीखी हैं कि हाँ ये इस प्रकार बाइक चल जाएगी, तो इतना करने से क्या बाइक चल जाएगी? क्या उसने चीज़ें याद कर ली तो क्या वो बाइक चल जाएगी? नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि उसने तो सीधा याद ही किया है। तो ये जो पक्ष है इसके अंदर इतना ही आएगा कि उसने वो सारी चीज़ें जो उसके पिताजी ने बताई हैं वो अपने मस्तिष्क के अंदर फिट कर ली हैं कि ऐसे हमारी बाइक चल जाएगी। जैसे एक दूसरा अन्य एग्जाम्पल बात करें हम, कोई एक लड़की है, उसकी माता उसे रोटी बनाना सिखा रही है, तो वो बताएगी कि बस हाँ इतना तुझे आटा लेना है, फिर उसको इस प्रकार करना है, फिर आप चकले से ऐसे करोगे तो वो रोटी आपकी तैयार हो जाएगी। तो उसने ऐसे चीज़ें दिमाग के अंदर फिट कर ली कि ऐसे ऐसे करेंगे तो हमारी रोटी तैयार हो जाएगी। तो क्या ऐसे रोटी तैयार हो जाएगी? क्या गोल रोटी बन जाएगी? क्या बिना कुछ किए? नहीं बनेगी। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर आएंगी? संज्ञानात्मक पक्ष के अंदर। दूसरी चीज़, अब हम बात करते हैं, अब उस बच्चे के मन में यह है कि मुझे बाइक चलानी है, उसकी इच्छा है, उसकी जो देखिए दृढ़ रुचि है इस चीज़ के अंदर, उसके संवेग अब उस चीज़ को कह रहे हैं कि तू ये काम कर, बाइक चलाना सीख। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आ गई? उसके मन में आ गई। पहले तो उसने मस्तिष्क के अंदर चीज़ें याद की थी कि हाँ इस प्रकार चलेगा, लेकिन बाद में क्या आ गया? उसके भाव हृदय के अंदर, हृदय से संबंधित चीज़ें आ गई कि उसने सारी चीज़ें उनको पता चल गई कि हाँ मुझे अब रुचि है इस चीज़ के अंदर, मुझे सीखना है, मैं बाइक चलाना सीखूंगा। तो क्या फिर भी बाइक चल जाएगी? ये सारी चीज़ें देखो एक एक चीज़ से जुड़ी हुई हैं। ये सारी चीज़ें पहले उसने याद किया कि ऐसे ऐसे चलेगी, फिर उसके बाद उसकी रुचि है उस कार्य में कि मुझे बाइक चलाना सीखना है, तो बाइक चलाना सीखेगा। तो वो कहाँ पर आ गया? भावात्मक पक्ष के अंदर, खुद की रुचि आ गई उसके अंदर। तो क्या अब भी बाइक चल जाएगी? नहीं चलेगी। कब नहीं चलेगी? जब तक आप धरातल के अंदर उस पर नहीं बैठोगे, ना चलाने के लिए नहीं बैठोगे। फिर क्या होगा क्रियात्मक पक्ष के अंदर? और क्रियात्मक पक्ष के अंदर बाइक चलेगी भूं करके, और फिर वो 80-90 स्पीड में चलेगी, और वो सीख जाएगा। एक दो बार गिरेगा या नहीं गिरेगा वो उस पर डिपेंड करता है कैसे वो गति से चलाता है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर आएगी? क्रियात्मक पक्ष के अंदर आएगी। क्यों? क्योंकि अब उसने ये बाइक है वो खुद बैठकर रोड पर आ चुका है, और रोड पर आने के बाद वो ना तो देख रहा है कि 80 चल रही है, 100 चल रही है, कितनी चल रही है, और खींचो खींच ये आपकी बाइक चल रही है। तो ये सारा प्रोसेस है एक बालक को सिखाने के लिए। इस प्रकार बालक जो चीज़ें हैं अपने व्यवहार के अंदर लाता है, पहले उन चीज़ों को सीखता है पहले कि हाँ क्या करना है। बाइक का उदाहरण हमने दिया कि पहले वो सारी संपत्ति वगैरह याद करेगा कि हाँ इस प्रकार ये सारी चीज़ें, बाइक इस प्रकार चलेगी, ये एक्सीलेटर होता है, ये गियर होता है, ये सारी संपत्ति उन्होंने याद कर ली। फिर उसके मन में इच्छा हुई कि मुझे बाइक चलानी सीखनी है, उसके संवेग, उसकी रुचि अभिरुचि सारी चीज़ें, भाव जो हृदय से संबंधित चीज़ें हैं। फिर उसके बाद क्रियात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष के अंदर क्या आएगा कि वो उस चीज़ को धरातल पर उतार देगा और खुद यानी गतिविधि वो करेगा, यानी शारीरिक गतिविधि वो करेगा। तो वो सारी चीज़ें किसके अंदर आएगी? क्रियात्मक पक्ष के अंदर आएगी। तो एक दो चीज़ें आप लिख सकते हैं। ये इसका संबंध व्यक्ति के, इसका संज्ञानात्मक का संबंध क्या होता है? इसका संबंध, इसका संबंध लिख लेना थोड़ा थोड़ा। व्यक्ति की मानसिक शक्तियों से संबंध होता है, व्यक्ति की मानसिक शक्तियों से संबंधित। भावात्मक पक्ष, इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाएंगी? इनका संबंध इसकी भावनाओं, इसका संबंध व्यक्ति की भावनाओं, उसकी रुचियों के अंदर, रुचि, प्रेरणा, संवेग। तो ये सारी चीजें, किसी चीज के प्रति क्या दृष्टिकोण है, ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाएंगी? भावात्मक पक्ष के अंदर। और जो क्रियात्मक पक्ष है
इसका संबंध जो गति युक्त व्यवहार है, इसका संबंध गति युक्त व्यवहार से होगा। इसका संबंध क्या होगा? गति युक्त व्यवहार से होगा। तो ये आपका है वही सीखने का स्तर कह सकते हैं एक प्रकार से। किस प्रकार एक बालक चीजें सीखेगा, बाइक और हमने जो रोटी बनाने का उदाहरण है उससे हमने अच्छे से समझा है। तो इस चीज को लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लो, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं ले लो, फिर आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे तरीके से। अब हम बात करते हैं, ये चीज़ें सीख ली अपने अच्छे से। देखो भाई, समझना जरूरी है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। कैसे क्या चीज़ें होती हैं ये मैंने समझाने का प्रयत्न किया है आपको। रटेंगे तो बिल्कुल गलत होंगे क्वेश्चन, लेकिन चीज़ें समझ रखी हैं इस प्रकार जो मैंने बता रहा हूँ, ऐसे समझ लिया आपने चीज़ें तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हम खुद प्रैक्टिस करने वाले हैं इन क्वेश्चन की, तो देख लेना आप कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो अलग अलग पक्ष है, अब तीनों के बारे में अलग अलग हम बात करेंगे, किसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, किसके अंदर कितने पक्ष आपके शामिल होने वाले हैं और कौन सा पक्ष किसने दिया, क्या सारे के सारे ही ब्लूम साहब ने दिए। ऐसा क्वेश्चन सीधा तौर पर एग्जाम के अंदर आपके छपेगा, और छपेगा तो आप अगर पढ़ा है तो सही होगा, वरना गलत हो सकता है। तो ये तीनों के बारे में हम बात करते हैं कि कौन सा पक्ष किसने दिया। ठीक है, अलग अलग हैं, यानी तीनों ही ब्लूम साहब ने नहीं दिए, तो किसी ने कोई दिया है, किसी ने इसके सहयोगियों ने दिया है, तो किसी को पसंद नहीं आया तो उन्होंने अलग चेंज कर लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं, लिख लिया होगा इसके बारे में। तो ये बुक का नाम याद रखना, क्या नाम था? टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल हैंडबुक फर्स्ट। ऐसी 2 किताबें लिखी गई थी। अब देखो, अब जो ब्लूम की वर्गीकी है, ब्लूम ने जो वर्गीकी दी है उसके बारे में हम बात करते हैं। ब्लूम की वर्गीकी यानी जो वर्णन दिया है, सबसे पहला पक्ष कौन सा था? संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक, एक ही बात है। दूसरा है, यहां पर लिखते हैं भावात्मक। इफेक्टिव इंग्लिश के अंदर तो टर्म मैंने बता दी थी, कोई बात नहीं। क्रियात्मक। एक एक हम बात करते हैं अच्छे से कि कौन सा कब दिया गया। तो सबसे पहले तो ये जो 2 पक्ष हैं, संज्ञानात्मक और भावात्मक, ध्यान से सुन लेना, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन छपता है सीधा संज्ञानात्मक और भावात्मक जो पक्ष हैं, सीधी सी तौर पर संज्ञानात्मक भावात्मक पक्ष बीएस ब्लूम के दिए हुए हैं, लेकिन जो क्रियात्मक पक्ष है वो बीएस ब्लूम का नहीं दिया गया। ये नोट लगाकर बात मैं लिखवा दूंगा आपको, ये याद रखनी है। एग्जाम के अंदर सीधा सीधा क्वेश्चन यहां से आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई। तो ये लिख सकते हैं सबसे पहले, ये किसने दिया? इस पक्ष के उद्देश्यों, यानी इसके अंदर और आपके उद्देश्य आएंगे, अभी इनके बारे में अलग एक एक करके हम बात करेंगे, इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी वो हम बात करेंगे। तो इस पक्ष के जितने भी उद्देश्य आएंगे, इस पक्ष के उद्देश्य, इस पक्ष के उद्देश्यों का, इस पक्ष के अंदर जो उद्देश्य आएंगे इनका वर्गीकरण, उद्देश्यों का वर्गीकरण किनके द्वारा किया गया? ब्लूम साहब के द्वारा। वर्गीकरण बीएस ब्लूम द्वारा। सन याद रखना है कौन सी? 1956 में किया गया। ठीक है, भावात्मक की बात करें तो इसके अंदर भी ब्लूम साहब का योगदान आएगा, लेकिन इसमें इनके जो सहयोगी हैं, इनके साथी हैं क्रॉथवाल और मसीहा, उनका बड़ा योगदान भी था साथ में, तो ये भी आप लिखेंगे। और 1964 के अंदर इन्होंने ये दिया था। तो इस पक्ष के उद्देश्यों का वर्णन लिख सकते हैं आप, किनके द्वारा दिया गया? सीधा लिख दें यहाँ पर, बीएस ब्लूम, मसीहा, क्रॉथवाल। ठीक है, 1964 में दिया गया। और जो क्रियात्मक पक्ष है उनका वर्णन है वो देखो, क्रियात्मक पक्ष का वर्णन बीएस ब्लूम द्वारा नहीं दिया गया, तो किनके द्वारा दिया गया? सिम्पसन, हैरो, ये नाम याद रखने भाई, दुबे, सिम्पसन, हैरो, दुबे
कब दिया गया? 1972 के अंदर, 1972 के अंदर सिम्पसन द्वारा दिया गया था। तो ये सन आपको याद रखनी है। और कौन सा पक्ष कब दिया गया ये भी आपको ध्यान में रखना है, और किसने दिया ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये है भाई ब्लूम की वर्गीकी, संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। इनका वर्णन है वो क्रियात्मक का बीएस ब्लूम द्वारा नहीं किया गया। इनके उद्देश्यों का वर्गीकरण यहाँ पर, हालांकि बता तो तीनों दिए थे इन्होंने कि संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक होते हैं, लेकिन क्रियात्मक पक्ष का उद्देश्यों का वर्गीकरण, अभी उद्देश्य हम पढ़ने वाले हैं, उनका वर्गीकरण इनके द्वारा नहीं किया गया। तो ये आप स्क्रीनशॉट रख ले, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। और बिल्कुल इंटरेस्टिंग चीजें हैं भाई, नोट लगा कर लिख लेना। नोट लगा के लिख लो, यहाँ पर एक नोट लगा लो कि जो ज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक और भावात्मक है उनका वर्गीकरण वीएस ब्लूम द्वारा किया गया है। नोट लगा लो कि संज्ञानात्मक, भावात्मक, संज्ञानात्मक, भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण, बीएस ब्लूम द्वारा किया गया, बीएस ब्लूम द्वारा किया गया है। लेकिन क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण ब्लूम द्वारा नहीं किया गया। ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। संज्ञानात्मक, भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण है वो बीएस ब्लूम द्वारा किया गया है, लेकिन जो क्रियात्मक पक्ष है उसका वर्गीकरण बीएस ब्लूम द्वारा नहीं किया गया है। तो ये लाइन आपको याद और रखनी है यहाँ पर। फिर हम बात करते हैं एक एक पक्ष के बारे में। संज्ञानात्मक पक्ष के अंदर कितने उद्देश्य आते हैं, किस क्रम में वो व्यवस्थित हैं, फिर भावात्मक के बारे में बात करेंगे, और फिर लास्ट में बात करेंगे हम क्रियात्मक के बारे में। तो एक एक करके हम खोल कर देखते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, ले लिया ना स्क्रीनशॉट वगैरह? ठीक है, अब बात करते हैं अपन, एक एक बात करेंगे, अच्छे से समझने का भी प्रयत्न करेंगे कि किसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, संज्ञानात्मक पक्ष नंबर 1 आता है सबसे पहले, संज्ञानात्मक पक्ष। याद रखना है अच्छे से भाई, संज्ञानात्मक पक्ष अच्छे से याद आपको रखना है कि किसके अंदर क्या चीज़ें आएगी, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, जो प्रत्येक जो आपके उद्देश्य आएंगे यहाँ पर, यानी प्रत्येक पक्ष के उद्देश्य, जितने भी तीनों पक्ष हैं, तीनों के उद्देश्य इस प्रकार व्यक्त किए गए हैं कि वो सरल से कठिन हो। यानी सबसे पहले कोई सरल चीज़ सीखी जाएगी, उसके बाद कठिन चीज़ सीखी जाएगी। तो ये कहा गया है कि सरल से कठिन की ओर, संज्ञानात्मक पक्ष के अंदर सरल से कठिन की ओर उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया है। और यानी एक जो निचला स्तर का उद्देश्य है, प्राप्त किए बिना आप ऊपरी स्तर तक नहीं जा सकते। पहले आपको एक स्तर अच्छे से सीखना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप दूसरे स्तर तक बढ़ सकते हैं, दूसरे स्तर में जाएंगे, फिर उसके बाद फिर आगे वाले में, फिर आगे वाले में। तो यानी एक निचला स्तर पहले से आपका तैयार होगा, फिर उसके बाद उससे ऊपर वाला, फिर उसके ऊपर वाला। तो इस प्रकार बिना किसी एक स्तर के आप दूसरे स्तर में नहीं बढ़ सकते, सीधी सी बात यही है। तो यानी संज्ञानात्मक पक्ष में जितने भी आपके उद्देश्य आएंगे वो सरल से कठिन की ओर व्यवस्थित किए गए हैं। सबसे पहले नॉर्मल प्रक्रिया चलेगी, फिर उसके बाद थोड़ी थोड़ी हार्ड चीज़ें आपकी स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बढ़ती जाएंगी। तो इस प्रकार ये चीज़ें व्यवस्थित की गई हैं, सीढ़ी नुमा आप कह सकते हैं। पहले सरल आएगी, फिर अप आएगी, फिर अप। इस प्रकार हाई लेवल तक आप सरल से जटिल की ओर बढ़ने वाले हैं। तो सीधी सी बात, आप यहाँ पर एक दो लाइन लिख लीजिए, फिर बात करते हैं प्रत्येक पक्ष में उद्देश्यों को। प्रत्येक पक्ष में उद्देश्यों को सरल से जटिल में, सरल से कठिन इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है को
सरल से कठिन में इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है, प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि बिना निचले स्तर के, यानी जो आप निचला स्तर प्राप्त कर रहे हैं, बिना उसके आप अब स्तर तक नहीं जा सकते। 1 मिनट में, एक मिनट थोड़ा वेट। क्या बता रहा हूं मैं, थोड़ा सा 1 मिनट। क्या था कि प्रत्येक पक्ष में उद्देश्यों को सरल से कठिन में इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि बिना निचले स्तर के, यानी बिना जो निचले स्तर का उद्देश्य है, बिना निचले स्तर के उद्देश्य को प्राप्त किए, निचले स्तर के उद्देश्य को प्राप्त किए, जो आपका उस स्तर का उद्देश्य है वो आप प्राप्त नहीं कर सकते। कि उच्च स्तरीय उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता, उच्च स्तरीय उद्देश्य को नहीं किया जा सकता। तो ये लाइन आपको याद रखनी है भी अच्छे से, कि प्रत्येक पक्ष में उद्देश्यों को सरल से कठिन में इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि जो बिना निचले स्तर का उद्देश्य आप प्राप्त करके ऊपर स्तर है, उच्चतम स्तर है, उसको प्राप्त नहीं कर सकते। ऊपर वाला है उसको प्राप्त नहीं कर सकते, पहले नीचे वाला करना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसके ऊपर वाला, फिर उसके ऊपर वाला, यानी एक प्रकार से आप सीढ़ी पर चढ़ते हैं, उस प्रकार आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये लाइन आप लिखो। फिर आप संज्ञानात्मक पक्ष के हम जो उद्देश्य हैं उनको व्यक्त करते हैं। भाई कौन सा क्या होगा सभी आपको बताता हूं, और आपने अच्छे से पहले थोड़ा बहुत पढ़ा है तो अच्छे से जानते भी होंगे आप। ठीक है, अब देखो एक एक हम बात करते हैं बड़े ही आराम और सहज तरीके से। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने ज्ञानात्मक पक्ष के बारे में। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसको मैं बनाता हूं, ठीक है, यहां से इस प्रकार हम व्यक्त करेंगे इसे। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जो इसका क्रम होगा वो क्या होगा, सरल से जटिल की ओर। इस प्रकार मैं व्यवस्थित करूंगा, पहले नीचे सरल लिखूंगा, फिर ऊपर ऐसे चलेंगे अपन, नीचे से आरोही क्रम में आप कह सकते हैं, यानी इस प्रकार अप की ओर, सरल से जटिल की ओर चलेंगे अपन। ठीक है, तो इसके अंदर संज्ञानात्मक पक्ष के अंदर 6 उद्देश्यों का वर्गीकरण होता है। 6 उद्देश्य आपके यहां पर आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आपका आएगा ज्ञानात्मक पक्ष, याद रखना भाई। नंबर 1 ज्ञानात्मक, सॉरी ज्ञानात्मक तो है ये, ज्ञान यानी नॉलेज। सबसे निचला स्तर ये पूछा जाता है कि जो संज्ञानात्मक पक्ष है उसके अंदर सबसे निचला स्तर कौन सा होता है, तो ज्ञान सबसे निचला स्तर होता है। सबसे पहले देखो एक बार मैं लिखता हूं, फिर उसके बारे में एक एक चीज हम, फिर उसके बाद में एक एक करके हम बात करने वाले हैं। ज्ञान क्या होता है आपका, फिर उसके बाद अवबोध क्या होगा, तो एक एक हम बात करेंगे। अवबोध नंबर 2 पर अवबोध आएगा। अवबोध को क्या कहेंगे इंग्लिश के अंदर, अंडरस्टैंड। ज्ञान आपने ले लिया, अवबोध यानी एक प्रकार से कोई ज्ञान आपने ग्रहण किया है, उसका समझ आप में विकसित होगी। फिर उसके बाद नंबर 3 पर आपका अनुप्रयोग, यानी उस ज्ञान का हम उपयोग करने वाले हैं। नंबर 3 पर अनुप्रयोग, जो हमने सीखा है उसका हम अनुप्रयोग करेंगे। अनुप्रयोग, प्रयोग लेंगे वास्तविक जीवन में, एप्लीकेशन इंग्लिश के अंदर। अब प्रयोग में ले लिया, अब उसे हम छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर विभाजित करके उस चीज को और भी अच्छे तरीके से हम विश्लेषण करेंगे। तो उसके बाद क्या गया, विश्लेषण, एनालिसिस, विश्लेषण।
विश्लेषण, और फिर उसके बाद उन खंडों को थोड़ा थोड़ा मिलाकर हम उनका संश्लेषण भी करेंगे। एनालिसिस लिख सकते हैं इंग्लिश के अंदर। संश्लेषण एक एक हम बात भी करने वाले हैं बाद में। साइंथेसिस, और फिर उसका लास्ट में पूरा चीज आपने कर लिया, फिर उसके बाद उसका मूल्यांकन करना होगा। लास्ट वाला स्टेप मूल्यांकन, इवैल्यूएशन कह सकते हैं आप, इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन करना। तो ये आपके इंग्लिश के अंदर हो गए। तो ये एक चीज आपको याद रखनी है भाई कि जो सबसे उच्चतम स्तर कौन सा है, ये सबसे क्या है, उच्चतम स्तर पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, और ये क्या है, निम्नतम स्तर या निचला स्तर कह सकते हैं, एक ही बात है। तो उच्चतम स्तर तो ये हो गया मूल्यांकन, और निम्नतम स्तर आपका क्या हो जाएगा, ये देख सकते हैं आप, ज्ञान है वो निम्नतम स्तर है, और जो उच्चतम स्तर है वो आपका क्या होगा, मूल्यांकन होगा। ये आपका वर्णन है। एक एक करके हम अच्छे से इनको बात करने वाले हैं कि ज्ञान क्या होगा, अवबोध क्या होगा, अनुप्रयोग क्या है, विश्लेषण क्या है, संश्लेषण क्या है, और आपका मूल्यांकन क्या है। इनके बारे में एक एक करके इसकी व्यवहारिक शब्दावलियां भी आती है कि किस चीज के अंदर क्या होगा। तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं कि ज्ञान है, कोई व्यक्ति ज्ञान लेगा, सबसे पहले वो मोटरसाइकिल वाले बाइक से भी आप देख सकते हैं, कोई चीज आपको बताई है, पहले उसने ज्ञान लिया है, ठीक है, उसको उसने सीखा है कि क्या क्या किस प्रकार करने से बाइक चलेगी। दूसरा, उसने क्या किया है, उसके बाद उसमें समझ विकसित की है, पहले तो ज्ञान ग्रहण कर लिया, फिर समझ विकसित की, अवबोध किया है कि हाँ इस प्रकार बाइक चल जाएगी अपनी, अवबोध हो गया, फिर उसका जीवन में अनुप्रयोग करेगा, फिर वो विश्लेषण करेगा, फिर उसके बाद संश्लेषण होगा, छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके, वो लास्ट में वो मूल्यांकन करेगा कि हम सीख पाए हैं या नहीं सीख पाए, कितने हमारे गोड़ा फूटा है, कितना आए हैं, इलाज हुआ है। तो ये वो उसके बाद मूल्यांकन किया जाएगा कि हम कितना इसके अंदर सीख पाए हैं उस चीज़ को। तो ये है भाई आपका सबसे पहला पक्ष, ज्ञानात्मक पक्ष कह सकते हैं आप। दूसरा हम बात करते हैं भावात्मक पक्ष के बारे में। लिखो इसको, ये चीजें याद रख लेना भाई, साथ साथ में दोबारा सुन लो। ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और आपका मूल्यांकन। दो तीन बार ऐसे ऐसे करोगे तो याद हो जाएगा। कई बार इनका क्रम पूछ लिया जाता है, याद रखना क्रम, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, कोई टफ क्वेश्चन नहीं आते, यहाँ से सीधा पूछेगा, या तो क्रम पूछेगा या जो ऊपरी स्तर है, न्यूनतम स्तर है वो पूछ लेगा कि कौन सा होता है, और कुछ नहीं पूछेगा, यहाँ से सीधा क्रम पूछेगा सबसे पहले तो कि इसे सही क्रम बताओ। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको थोड़ा इनके बारे में अच्छे से तैयार करना पड़ेगा भी चीज़ें। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक एक चीज़ सिखा पाऊँ बारीकी से। तो ये है आपका संज्ञानात्मक पक्ष, और शायद मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ ऐसी क्लासेज आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेगी भाई, यूट्यूब पर तो ऐसी क्लासेज अवेलेबल नहीं है, और मैंने कोशिश की, उससे पहले मैंने सर्च कर चुका हूँ कि क्या क्या किस प्रकार किन्होंने यहाँ पर डाल रखा है। तो ऐसा कोई मैटर यहाँ पर आपको प्रोवाइड नहीं होगा। हम कोशिश करें कि जो चीज़ें नहीं हैं वो आप तक चीज़ें पहुँच जाएँ। लिखो इसको, फिर भावात्मक पक्ष के बारे में बात करते हैं। तो ये जो ज्ञानात्मक पक्ष है, लिख सकते हैं आप, बीएस बुलूम साहब ने दिया है नीचे चित्र, आप लिखकर ऐसा लिख दीजिए चाहे याद रहे, 1956 बीएस बुलूम, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे भावात्मक पक्ष के बारे में। बस थोड़ा थोड़ा हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, चीज़ें सफिशिएंट है, रोज़ाना 30-35 मिनट हम पढ़ेंगे तो अच्छे से ये चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। और एक दो बार आप रिवीजन जरूर कर लेना। किसी का रीट का एग्जाम है, सेकंड ग्रेड का, तो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे। नोट्स बना लेना, नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा ही रहा हूँ, तो वो नोट्स भी आप जरूर देख लेना भाई, ठीक है। अब देखो भावात्मक पक्ष के बारे में हम बात करते हैं। नंबर 2, भावात्मक पक्ष। और भावात्मक पक्ष सीधा सा है, क्या इसका संबंध कहाँ से होगा, हृदय से, हृदय की गतिविधियों से संबंध होने वाला है। तो यानी सीधा लिखेंगे हृदय से संबंधित।
भावात्मक है उसका संबंध कहाँ से होगा, हृदय की गतिविधियों से उसका संबंध होने वाला है, हृदय से संबंधित होने वाला है। तो यहाँ पर आप सीधा इसके भी वर्गीकरण के बारे में हम बात करते हैं, बी एस ब्लूम साहब ने ये दिया है, तो आप सीधे तौर पर कह सकते हैं यहाँ पर इसके जो प्रकार हैं वो आप लिख लीजिए, 5 टाइप होते हैं इसके, कितने, 5 उद्देश्य बताए गए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक एक 500 के बारे में। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, 3, 4। ठीक है, ये आपके 5 पक्ष हो गए। क्या है, भावात्मक के बारे में हम बात करें हैं तो सबसे पहले क्या होगा, आग्रहण। इसके अंदर क्या है, सबसे पहले आग्रहण। आग्रहण का मतलब रिसीविंग करेगा, कोई ज्ञान ग्रहण करेगा, वो रिसीविंग, कोई ज्ञान ग्रहण कर लिया, पहले तो ज्ञान ग्रहण कर रहा है, आग्रहण उसका कर रहा है। उसके बाद ही देखो इससे संबंध में बहुत सारी आपकी शब्दावलियां आने वाली हैं कि अनुक्रिया होने के बाद वो क्या क्या कर सकता है, कोई व्याख्या कर सकता है, तो ये सारी चीजें आगे हम बात करेंगे एक एक करके। अभी तो मैं आपको बता रहा हूं कि कौन से में क्या चीजें आएगी। तो आग्रहण, आग्रहण के बाद इसमें अनुक्रिया करेगा, रिस्पॉन्डिंग करेगा, आपको रिस्पॉन्स लिख सकते हैं, रिस्पॉन्स यानी आपको क्या रिस्पॉन्स दिया है। तो आग्रहण सबसे पहला, फिर उसके बाद अनुक्रिया, फिर उसके बाद जो भी उसने चीज सीखी है उसका वो मूल्यांकन करेगा, अवमूल्यन, यानी उसके मूल्य निर्धारित करेगा कि ये चीजें किस प्रकार हुई हैं, तो उसका मूल्य निर्धारित, अवमूल्यन। उसके बाद व्यवस्थापन, और उसके बाद देखिए सबसे पहले आग्रहण दिया, फिर अनुक्रिया, फिर अवमूल्यन, फिर व्यवस्थापन, और लास्ट में चरित्र निर्माण, चरित्रीकरण। तो ये सारी चीजें यहां पर आएंगी, और इसका भी क्रम क्या होगा, नीचे से ऊपर होगा। तो ये वैल्यूम कह सकते हैं, वैल्यूम, करैक्टर से संबंधित चीजें आ गई, और व्यवस्थापन आपका, व्यवस्थापन या संगठन आप कह सकते हैं, सामान्यीकरण। तो ये चीजें इसके अंदर आएंगी। तो ये भी क्या हो जाएगा, सरल से कठिन की ओर, सरल से कठिन यहां लिख देते हैं ऐसे ही, सरल से कठिन, सरल से कठिन की ओर। तो ये भी ऐसे ही होगा। ऐसे ही यहां पर निचला स्तर क्या है, ये रहा, ऐसे पूछ सकता है निचला स्तर, ऊपर पूछेगा उच्चतम स्तर, कंसेप्टुअलाइजेशन कह सकते हैं आप इसे। तो ये वही आ गया आपका भावात्मक उद्देश्य। एक एक हम बात करेंगे। कब दिया गया, 1964, किसके द्वारा, बी एस ब्लूम के साथ। ठीक, तो ये इन्होंने दिया भाई। अब इसके बाद जो आए हैं उनका जो वर्णन है वो क्या, उनका वर्णन है वो बी एस ब्लूम द्वारा नहीं किया गया। सीधे तौर पर आप कह सकते हैं जो आगे आने वाले जितने भी जो पक्ष रहा है क्रियात्मक, उसका वर्गीकरण बी एस ब्लूम द्वारा नहीं किया गया है। अब इसके बारे में बात करेंगे, लास्ट तीसरा, इसके बारे में एक एक हम बात करेंगे, समझने वाले हैं। अभी तो कुछ सीखा ही नहीं हमने, ये तो बता रहा हूँ आपको मैं कि इतने प्रकार के होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास होगी, एक एक करके खोलकर हम इन चीज़ों को सीखने वाले हैं कि किसके अंदर क्या चीज़ें आने वाली हैं। ठीक है, लास्ट रो लिख लीजिए आप। तो आगे वाला है वो क्रियात्मक, फिर बहुत सारे आगे, क्योंकि बी एस ब्लूम साहब ने क्रियात्मक पक्ष को नहीं दिया, तो उसके बाद बहुत सारे जो आपके मनोवैज्ञानिक हैं, जो इस पर काम करने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने बहुत सारा दिया। दुबे ने दिया, हेरन ने दिया, सिम्पसन ने दिया। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है, ये तीनों के इंपॉर्टेंट है, और भी बहुत सारे दिए गए, लेकिन इंपॉर्टेंट इन्हीं के हैं, तो इनके बारे में हम बात जरूर करेंगे। चलिए आगे है क्रियात्मक पक्ष के बारे में। क्रियात्मक पक्ष बस आपको एक बार लिखने हैं, फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। क्रियात्मक पक्ष नंबर 3 आ गया आपका, क्रियात्मक पक्ष। और यहां पर सबसे पहले आर एच दबे के अनुसार हम इनका वर्गीकरण करते हैं, दबे के अनुसार। नंबर 1, 5 इन्होंने यहां पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले कोई भी चीज करेगा वो अनुकरण करेगा, अनुकरण करना, अनुकरण करने के बाद उस चीज कार्य को करेगा। एक एक कंसेप्ट यहां पर जोड़कर देखिए, कार्य करेगा।
फिर उसके अंदर वास्तविकता कार्य करना, फिर उसके अंदर नंबर 3 यथार्थता आ जाएगी। देखो एक एक चीज आपको याद रखनी है, यथार्थता। फिर यहां से वो स्पष्ट उच्चारण करेगा, स्पष्ट उच्चारण, और फिर उसके अंदर स्वाभाविकरण आ जाएगा, स्वाभाविकरण। तो ये तो था भाई आर्च दबे के अनुसार, ठीक है, लिख लो इसको। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर एक एक वर्णन करेंगे हम। सिम्पसन के अनुसार हम करते हैं, सिम्पसन 1972, लिख लिया ना इसको। अनुकरण करना, कार्य करना, यथार्थता आएगी, फिर स्पष्ट उच्चारण होगा, और फिर लास्ट में स्वाभाविकरण हो जाएगा। तो ये है भाई आर्च दबे के अनुसार। अब हम बात करते हैं सिम्पसन के अनुसार, और फिर इसको हम समाप्त करते हैं क्लास को, ठीक है। सिम्पसन के अनुसार ये लिख लिया ना, साथ साथ में थोड़ा थोड़ा लिख लिया करो। सिम्पसन के अनुसार भी इंपॉर्टेंट है भाई, 7 दिए गए हैं। कितने पक्ष हैं सिम्पसन के अनुसार? 7 पक्ष। नंबर 1 हम बात करते हैं, 1972 में दिए गए थे, ये याद रखना, 1972 में। तो नंबर 1, कोई भी चीज होगी उसका प्रत्यक्षीकरण, वही चीज देखेगा पहले, प्रत्यक्षीकरण। हमने वहां पर अनुकरण किया था, लेकिन यहां पर क्या है, प्रत्यक्षीकरण करेगा। फिर उसमें व्यवस्थापन आएगा, व्यवस्थापन, इसे ही आप कहेंगे समुच्चय, इसे ही आप इंग्लिश के अंदर कहेंगे कि सेट, उसके अंदर आएगा। फिर कोई निर्देशन दिया जाएगा, निर्देशनात्मक व्यवहार आपके द्वारा किया जाएगा या अनुक्रिया किया जाएगी, अनुक्रिया। अब ऐसा करने के बाद में क्या करेगा, वो काम करेगा, कार्य करना। फिर उसके बाद कार्य करने के बाद जटिल अनुक्रियाएं भी करेगा, जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया, जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया। और उसके बाद देखिए, इन सभी चीजों के बाद उसके अंदर अनुकूलन आ जाएगा, यानी वो सारा सामंजस्य पूर्ण व्यवहार हो जाएगा। तो उसके बाद नंबर 6 अनुकूलन। और सारी चीजें होने के बाद सीधी सी बात है, व्यवस्थापन या स्वाभाविकरण, व्यवस्थापन या फिर स्वाभाविकरण, ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। तो ये सीधे से तौर पर है, कोई ज्यादा खास चीजें नहीं है यहाँ पर। वैसे क्रियात्मक पक्ष है तो अलग अलग वर्णन दिए गए हैं, लेकिन बीएस ब्लूम द्वारा, क्योंकि सीधी तौर पर आती है बीएस ब्लूम टैक्सोनॉमी, तो उसके अंदर जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो ज़्यादा ज्ञानात्मक और भावात्मक में से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हो सकता है यहाँ से भी वो क्वेश्चन पूछ ले। तो सिम्पसन के अनुसार सबसे पहला क्या है, प्रत्यक्षीकरण होगा, यानी सीधा सा वो प्रत्यक्षीकरण देखेगा क्या क्या चीजें चल रही हैं। उसके बाद उसमें व्यवस्थापन आएगा, यानी समुच्चय उसमें व्यवस्थापन करेगा। फिर उसके बाद निर्देशनात्मक व्यवहार किया जाएगा, फिर कार्य करेगा। फिर उसमें कार्य करने के बाद जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया भी वो व्यक्त करने वाला है। और फिर उसके बाद में जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया आ गई, फिर उसमें अनुकूलन स्थापित किया जाएगा, और लास्ट में व्यवस्थापन या फिर स्वाभाविकरण उसके अंदर शामिल हो जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या हैं, आपके क्रियात्मक पक्ष के अंदर आती हैं। और ये किसके द्वारा दिया गया है, सिम्पसन के अनुसार। कब, 1972 के अंदर। सिम्पसन ने कब दिया, 1972 के अंदर। और जो आपका दुबे है उन्होंने कब दिया आपका, वो भी लगभग इसी टाइम के रेंज के दिया गया है। और किसका वर्णन दिया गया है, क्रियात्मक पक्ष का। तो ये हमने नॉर्मल जानकारी आज प्राप्त की है कि आपके जो ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक उद्देश्य हैं उनका सबसे पहले तो वर्णन किसने किया, दोनों का तो बीएस ब्लूम ने किया है, ज्ञानात्मक, भावात्मक। लेकिन जो तीसरा है वो बीएस ब्लूम ने नहीं किया है, ये आपको याद रखना है अच्छे से। ज्ञानात्मक के अंदर कौन सी चीजें आएगी, जो आपकी मानसिक शक्तियां हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर रहा हूं आपके लिए। मानसिक शक्तियों से संबंध में चीजें किसके अंदर आएगी, ज्ञानात्मक के अंदर। भावात्मक यानी हृदय से संबंधित क्रियाएं आएगी, जैसे आपके संवेग हैं, रुचि हैं, आपका किसी चीज के प्रति क्या दृष्टिकोण है, वो सारी चीजें किसके अंदर आएंगी, भावात्मक पक्ष के अंदर आएंगी। और लास्ट हमने पढ़ा क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष के अंदर जो चीजें हैं वो आपकी कौन सी आएंगी, जो शारीरिक रूप से गतिविधियां हैं, वो सारी की सारी चीजें आपके क्रियात्मक पक्ष के अंदर आने वाली हैं। और उनका वर्गीकरण भी किया। ज्ञानात्मक के अंदर कितने स्तर होते हैं, 6 हमने पढ़ा। भावात्मक के अंदर 5 आपके स्तर होते हैं, प्रत्येक के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा। और क्रियात्मक के अंदर अलग अलग जो आपके मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने अलग अलग प्रकार से वर्णन किया गया है, उनके बारे में भी हमने अच्छे से
पढ़ लिया है। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया है, जो बात मैंने बताई है, जो कंसेप्ट मैंने क्लियर किया है वो आपको क्लियर हो चुके होंगे। अगर क्लियर हुआ है तो इसको शेयर जरूर कर देना, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, कि भाई यूट्यूब पर भी आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। संपूर्ण कोर्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो चलिए, अगर ये लेक्चर अच्छा लगा है शेयर कर देना। आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, प्रत्येक का मैं वर्गीकरण करवाने वाला हूँ। तो चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।